हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं बांग्लादेश, अमेरिका, म्यांमार, चीन, रूस आदि की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। इससे उत्साहवर्धन होता है और कुछ नहीं। अब आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। दरअसल 2 दिन पहले अमेरिका के कुछ मंत्री, जो वहाँ सचिव कहे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, 2 तो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, एक डिप्टी सेक्रेटरी सुसान स्टीवेंसन नाम है उनका। वो नेपिडाव, जो म्यांमार की नई राजधानी है, वहीं से वो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के मामले देखते हैं। तो वो उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में ये सभी लोग पहुंचे थे, और वहाँ के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, मिस्टर यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस खान, उन्होंने इनकी मुलाकात न्यूली अपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और अन्य लोगों से कराई। आर्मी के साथ भी वहाँ सीक्रेट मीटिंग हुई है। तो जो खबरें छन छन के आ रही हैं वो यही है कि अमेरिका म्यांमार के राखाइन प्रांत, जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ, जहाँ से रोहिंग्याओं की समस्या चल रही है। रोहिंग्या अक्सर भागकर बांग्लादेश आते हैं। बांग्लादेश चटगांव में खास करके वो रहते हैं। प्रांत नहीं, मैंने आप कह सकते, चटगांव में खास करके वो रहते हैं, ब्रह्मपुत्र गंगा के किनारे। और वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, माने वो अच्छा जीवन तो नहीं व्यतीत करते, उनको अच्छा लगता भी नहीं है। इस वजह से रोहिंग्या एक प्रकार से 1982 में जो कानून आया था म्यांमार में, उसे स्टेटलेस सिटीजन घोषित कर दिए गए थे। यानी उनको शरणार्थी भी नहीं माना जा सकता किसी देश में। कारण ये कि जब वो किसी देश के नागरिक ही नहीं रहे, नागरिक होंगे तब तो दूसरे देश में शरणार्थियों में भाग करके जाएंगे तो, लेकिन जब नागरिक ही नहीं रहे, जब वो त्रिशंकु तरह से लटक गए बीच में, न इधर के न उधर के, तो फिर ऐसी दिशा में उनको शरणार्थी कैसे माना जाए। फिर भी बांग्लादेश में मानवता के आधार पर वो रहते हैं, और वो ज़्यादातर चटगांव इलाके में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से म्यांमार में वो राखाइन प्रांत में रहते हैं, जो कि बांग्लादेश के सटा हुआ, इसीलिए बांग्लादेश में अक्सर घुस जाया करते हैं। इनकी संख्या करीब करीब 10,000 के करीब है। दूसरे शब्दों में बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन 10,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार को एक किए रहते, धांगते रहते हैं। खैर, आगे हम और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे जैसे समाचार छन करके आएंगे। बहरहाल जितना मिला है उतने ही पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि फरवरी 2021 में वहाँ म्यांमार में वहाँ की सेना, जिसके प्रमुख मिंग ऑन्ग लैंग हैं, जो कि मिलिट्री प्रमुख हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के रहे, अधिकारी रहे हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ इस समय सरकार चल रही है, जिसको मिलिट्री जुंटा कहा जाता है। और CNF, चीन नेशनल फ्रंट, और अराकान आर्मी, ये सब प्राइवेट आर्मी है, ये सब एथनिक समूह हैं। यानी अगर ये मिलिट्री जुंटा से चिढ़ते हैं तो ये रोहिंग्याओं से भी चिढ़ते हैं। उत्तर में वहाँ KIO यानी काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी सक्रिय है, KIA सक्रिय है। और इस प्रकार से बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप हैं लोकल, जो 36 हैं, जिनमें से 32 को एकमोडेट किया था, 32 या 34 को एकमोडेट किया था आंग सान सू की ने, जो कि NLD के लीडर, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लीडर हैं, और जो इस समय हाउस अरेस्ट हैं, पता नहीं वो जीवित हैं भी कि नहीं। उनके पति माइकल एरिस का देहांत 1997 या 1999 में हो गया था। उनके 2 बेटे हैं। देखना है कि आगे डेमोक्रेसी की हवा कहाँ तक बहती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना हो और वहाँ से सैन्य शासन समाप्त हो। कहा जा रहा है अमेरिका में जो बाइडेन सरकार, जिसके शाह पर मोहम्मद यूनुस खान यानी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और वहाँ शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, अवामी लीग की, भाग कर के भारत में आकर शरण ली हुई हैं यहाँ हिंडन एयरबेस पर। तो
कहा यह जा रहा है। उसी के बाद मोहम्मद यूनुस खान जो कि वहाँ के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, अपॉइंटेड हैं, सेना ने उनको वहाँ बैठाया और वो भारत विरोधी हैं। अभी वो चीन की यात्रा पर भी गए थे, जहाँ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्स को लेकर के उल्टा पलटा बयान दे दिया था और बांग्लादेश में को चीनी इकॉनमी का विस्तार बताया था, समुद्र से लगे रहने को, और वही नॉर्थ ईस्ट का भी की भी इकॉनमी को डिस्क्राइब किया था। आप सभी लोगों को पता है इस समय उत्तर पूर्व में हालात थोड़े फ्लूडिक हैं। इस वजह से मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह, जो कि पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वो उत्तर पूर्वी अफेयर्स के मामलों के एक्सपर्ट भी हैं, उसके इंचार्ज भी रहे हैं। और अजय कुमार भल्ला जो कि पूर्व गृह सचिव हैं, वो मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन है, वहाँ वहाँ के वो गवर्नर हैं। तो इस प्रकार से केंद्र ने अपने दो प्रमुख लोगों को उत्तर पूर्व भेजा है ताकि वहाँ जा कर के हालात पर नज़र रखें वो लोग और चीज़ों को देखें और समझें। बहरहाल स्थिति यही है कि चीन के साथ पींगे बढ़ाने वाले मोहम्मद यूनुस खान अगर गुपचुप तरीके से सुसान स्टीवेंसन के नेतृत्व में जो अमेरिकी अधिकारी मिले हैं बांग्लादेश के अधिकारियों से, उस मामले में जो है अगर मोहम्मद यूनुस खान अमेरिकी सेना जिसके शाह पर अमेरिका में, जिससे शाह पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और अगर वो उनकी सेना यानी बांग्लादेश की सेना सुना जा रहा है कि वो सीधे युद्ध में भाग नहीं लेगी, दूसरे शब्दों में वो ऑपरेशन में भाग नहीं लेगी, उसकी 10वीं 17वीं और 24वीं बटालियन जो है ये सब वहाँ रसद आपूर्ति और डिफेंस लॉजिस्टिक यानी सैनिक साजो सामान की आपूर्ति आदि में हिस्सेदारी करेंगे। ये भी तो एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन हिस्सेदारी तो हिस्सेदारी होती है। तो क्या चीन और रूस इससे खुश होंगे, यह सोचने वाली बात है, और इससे क्षेत्रीय स्थिरता को कितना नुकसान होगा इस पर भी विचार करना जरूरी है। दरअसल चीन और रूस जो है वहाँ के मिलिट्री जुंटा को सपोर्ट करते हैं, वहाँ वो अमेरिका के आर्थिक पाबंदी और सैन्य पाबंदी को नहीं मानते। चीन तो वैसे भी नहीं मानता, वो हमेशा वो वाली ब्रांच लेकर के खड़ा रहता है, दूसरे शब्दों में जैतून का की शाखा लेकर खड़ा रहता है या उसका पत्ता लेकर खड़ा रहता है। यानी वो हमेशा म्यांमार को ऑफर देता रहता है, भाई आप ये करिए। आप कहा जा रहा है उसकी नई राजधानी म्यांमार की जो नैपीडाव है उसका भी निर्माण चीन के फंड से हुआ है, चीन के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। ये उस दौर में हुआ है जब 2006 से वो राजधानी नई राजधानी है। ये उस दौर में हुआ है जब वहाँ मिलिट्री शासन था, चूँकि आंग सान सू की तो 2017-18 से वहाँ सत्ता संभालने लगे स्टेट काउंसिलर के रूप में। खैर जो भी है, लेकिन आंग सान सू की सरकार को बर्खास्त करके फरवरी 2021 में, और ऑंग मिंग हेलेंग जो कि वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने सेना की सत्ता स्थापित की है। अमेरिका उन्हीं को हटाना चाहता है और वहाँ डेमोक्रेसी फिर से स्थापना करना चाहता है। यह सोच तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इससे क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है और भारत इस पर पैनी नज़र अपना रखे हुए है। ये भारत के लिए थोड़ी बहुत खुशी भी ला सकती है, क्योंकि चीन अगर वहाँ अमेरिका की मदद करता है, बांग्ला आर्मी करती है, तो ऐसी दिशा में चीन से बांग्लादेश के संबंध बिगड़ेंगे। इसीलिए चीन ने बांग्लादेश के निमंत्रण के बाद भी उत्तर पूर्व में कोई हरकत नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि मोहम्मद यूनुस खान की औकात ज़्यादा नहीं है और अगले बार जो होने वाले चुनाव में वो हार भी सकते हैं। कहा जा रहा है कि बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर ने मोहम्मद यूनुस खान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया कि भाई वो जल्दी नेक्स्ट चुनाव की घोषणा करें और इस प्रकार से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी बहाल कराएं। अब देखना ये है कि भाई क्षेत्रीय स्थिरता को कहाँ तक नुकसान पहुँचता है। क्या इससे संघर्ष बढ़ेगा? बांग्ला आर्मी, अमेरिकी आर्मी एक और वहाँ के विद्रोही गुटों की मदद कर रहे हैं। वहाँ के सैन्य शासन के अराकान आर्मी वहाँ की एथनिक ग्रुप है, हालांकि एक प्राइवेट आर्मी है, वो सरकारी सेना नहीं है, वो एक निजी
सशस्त्र बल है। इसी प्रकार से सीएनएफ चीन नेशनल फ्रंट के लोग भी वहाँ के एथनिक ग्रुप से संबंधित हैं, प्रजातीय समूह से संबंधित हैं, और वो भी एक स्थानीय मिलिट्री गुट है। वैसे उत्तरी म्यांमार में वहाँ KIA यानी काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी सक्रिय है, वो भी वहाँ की एथनिक ग्रुप है। दूसरे शब्दों में वहाँ ज़्यादातर आदिवासियों ने हथियार उठा लिए हैं और वो हथियार के माध्यम से ही वहाँ के सैन्य शासन का विरोध करते रहते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि आंग सांग सू की जब वहाँ की स्टेट काउंसिलर थी, यहाँ की वहाँ की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, चूँकि सूकी परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति तो बन नहीं सकता, वो तो संविधान में ही संशोधन कर दिया है सेना ने। लेकिन जब आंग सांग सू की वहाँ की स्टेट काउंसिलर थी तो उस समय जो व्यवस्था बनी थी उसमें ये था कि प्रशासन में म्यांमार के ज़्यादातर आदिवासी गुट शामिल थे। 36 हैं शायद वहाँ टोटल, 36 आदिवासी समूह में से 32 को रिप्रेजेंटेशन दिया था आंग सांग सू की ने। लेकिन सैन्य शासन में उनकी भूमिका नगण्य है। इस वजह से ज़्यादातर आदिवासी समूह जो एथनिक समूह के लोग हैं वो शस्त्र उठा लिए हैं और वहाँ के सैन्य शासन का विरोध करते हैं। लेकिन अराकान की सेना जो है, अराकान आर्मी जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है जिसकी मदद के लिए अमेरिका जा रहा है, और बांग्ला आर्मी जिसकी सपोर्ट में जा रही है, वो अमेरिकी सेना की सपोर्ट करेगी। एक्चुअली उसको रसद की आपूर्ति करेगी और डिफेंस लॉजिस्टिक यानी सैनिक साजो सामान की आपूर्ति करेगी। वो सीधे युद्ध में भाग नहीं लेगी। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अराकान आर्मी जो है या जो चीन नेशनल फ्रंट के लोग हैं, ये लोग रोहिंग्याओं के यानी राखाइन प्रांत में ही ऑपरेशन होगा, पूरे म्यांमार में नहीं होगा। इसका मुख्य फोकस राखाइन प्रांत होगा जहाँ रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्या आपको पता है कि बांग्लादेश से सटा हुआ है राखाइन प्रांत म्यांमार का, इसीलिए रोहिंग्या जो मूल रूप से मलेशिया के निवासी हैं, रोडिंगा लैंग्वेज बोलते हैं, एक्चुअली म्यांमार में ही रहते हैं और म्यांमार से भागकर बांग्लादेश के चटगांव आ जाते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। चटगांव से भाग करके वो राखाइन प्रांत चले जाते हैं यानी म्यांमार चले जाते हैं, जहाँ वो उन्होंने 2017 अगस्त में अरक्सा नामक एक संगठन भी बनाया था, यानी अराकान आर्मी के रिवोल्यूशनरी जो रोहिंग्या हैं, उन्होंने अराकान आर्मी के तर्ज पर एक सशस्त्र बल का गठन किया था। और इस प्रकार से तब से वो वहाँ की सेना या वहाँ के जो भी शासक वर्ग हैं उनका विरोध करते रहते हैं। सुना जाता है बौद्ध भिक्षु जो हैं, जो मॉन्क्स हैं वहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनसे उनकी अक्सर झड़प होती रहती है। उसमें बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी मारे जाते हैं। बहुत सारे अराकाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या समर्थक भी मारे जाते हैं या रोहिंग्याओं के मारे जाने की खबर आती रहती है। कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो म्यांमार की मिलिट्री है वो भी रोहिंग्याओं के विरुद्ध अभियान चलाती रहती है। उसमें ज़्यादातर म्यांमार मिलिट्री में बौद्ध समर्थक हैं और वे सभी के सभी रोहिंग्याओं के घोर विरोधी हैं। तो अब हालात क्या बनेंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कहने का मतलब ये है। लेकिन अमेरिका तत्काल में वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना करने और वहाँ के सेना के विरोध के लिए वहाँ के विद्रोही गुटों के समर्थन करने की बात कही है। विद्रोही गुटों से संपर्क में भी है वो। दूसरे शब्दों में विद्रोही गुट जिसमें प्रमुख हैं 2 CNF और अराकान आर्मी के लोग जो कि राखाइन प्रांत में सक्रिय हैं, ये लोग जो है वास्तव में अमेरिका इन लोगों की मदद कर रहा है। अमेरिका के सहयोगी आप कह सकते हैं इन लोगों को। अमेरिका इन लोगों की मदद कर रहा है और देखना है कि भाई इससे क्षेत्रीय स्थिरता को कितना नुकसान होता है। डिप्लोमेसी में चीन कहाँ खड़ा होता है, रूस कहाँ खड़ा होता है और भारत इसमें क्या करता है। भारत अमेरिका के साथ जाता है, उसको कोई बेस उपलब्ध कराता है। आपको हम बता दें कि सितवे बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह को छोड़कर और
क्योन क्योप्यू बंदरगाह शहर को छोड़कर पूरे इलाके पर वहाँ के मिलिट्री जुंटा यानी जो सैन्य शासन उसका कब्जा है। तो देखना है कि भारत जो है कैसे इनसे पार पाता है। बांग्लादेश में तेहराफ नामक एक जगह है जहाँ से सप्लाईज यानी जो जिसकी बात हम कर रहे हैं सैन्य साजो सामान की सप्लाई या रसद की सप्लाई वो बांग्ला आर्मी करेगी। और जब तक ये बात वो है दबी हुई है तब तक तो ठीक है, लेकिन अभी बात तो फैल गई। अब दबी हुई क्या है, यानी म्यांमार के सैन्य शासन को भी ये पता चल गया होगा कि भाई ऐसा है, बांग्ला आर्मी जो है इनडायरेक्टली मदद करने जा रही है अमेरिकी आर्मी की। और अमेरिकी आर्मी जो है राखाइन प्रांत में जहाँ मिलिट्री जुंटा का की पकड़ थोड़ी कमज़ोर है वहाँ अभियान चला करके उनको पूरी तरह से वहाँ से आउट करके धीरे धीरे पता नहीं अमेरिकी आर्मी क्या करेगी। अब आपको बता दें कॉक्स बाज़ार जो बांग्लादेश का एक प्रमुख बाज़ार है उसका एक्सपेंशन बांग्लादेश में किया जा रहा है ताकि बंदरगाह तक यानी समुद्र तक उसका विस्तार हो सके। और वहाँ एयरपोर्ट भी बनाने की योजना चल रही है। दूसरे शब्दों में हवाई अड्डा भी बनाने की योजना चल रही है जहाँ से अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। आपको ये पता ही होगा कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में हाल ही में जो जारी हुआ है उसमें अमेरिका नंबर 1 पर है सैन्य बल के मामले में। नंबर 2 पर रूस है, नंबर 3 पर चीन है, नंबर 4 पर भारत है, नंबर 5 पर कोरिया, उसके बाद अन्य देश हैं तमाम। दक्षिण कोरिया को नंबर 5 पर रखा गया है। 12वें स्थान पर तो पाकिस्तान खिसक गया है। संभवतः बांग्लादेश की आर्मी काफ़ी पीछे 15वें या 17वें स्थान पर है। बांग्लादेश में 10वीं 17वीं और 24वीं बटालियन कहा जा रहा है इसमें भाग लेंगे इस रसद आपूर्ति में या सैनिक साजो सामान उपलब्ध कराने में ये बटालियन भाग लेंगी। यानी बांग्लादेश जो कि अभी हाल में चीन से अपनी पींगें बढ़ा रहा था, चीन से संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, कहीं इसकी वजह से चीन से इसके संबंध खराब न हो जाएं, इस पर भारत पूरी तरह से अपनी नज़र रखे हुए है। ये बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, चूँकि बांग्लादेश चीन से JF-17 थंडर भी खरीदना चाहता था। यानी यह एक लड़ाकू विमान है जिसको बांग्लादेश चीन से खरीदना चाहता था। ये भारत के लिए सरदर्दी होता, लेकिन बेहतर होगा कि भारत और म्यांमार के संबंध बने रहें। क्षेत्रीय अशांति के बाद भी भारत जैसे CNF ने, चीन नेशनल फ्रंट ने, जैसे भारत ने अभी म्यांमार में जो भूकंप आया था, भूकंप की त्रासदी से निपटने में जो भारत ने मदद किया था उसकी बड़ी तारीफ किया है चीन नेशनल फ्रंट के वाइस प्रेसिडेंट ने। देखना है कि आगे क्या होता है। भारत इन सब चीज़ों पर, पूरे हालात पर नज़र रखे हुए है। ये जो खबर आपको बताई जा रही है इसका जो विश्लेषण किया जा रहा है ये भी छन छन करके आ रही है। माने ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इसके बारे में कोई सूचना 2 दिन पहले की ये घटना है, ये छन करके जो आई है उसको बताया जा रहा है। ये मोटे तौर पर आप समझ लीजिए अमेरिका चाहता है म्यांमार में डेमोक्रेसी की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना करना, जिसके लिए वहाँ के विद्रोही गुटों की मदद कर रहा है। और अमेरिकी सेना जो कि फ्रंट पर लड़ेगी उसको पीछे से बैकिंग प्रदान करने के लिए बांग्लादेश की सेना होगी। अब इसे क्षेत्रीय स्तर पर क्या बदलेगा, चीन और भारत के संबंध या चीन बांग्लादेश के संबंध कैसे बनेंगे। म्यांमार और बांग्लादेश के संबंध तो खराब होने ही होने हैं। म्यांमार और अमेरिका के संबंध तो पहले से खराब है, क्योंकि अमेरिका ने म्यांमार पर इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा रखा है, मिलिट्री सैंक्शन भी लगा रखा है। यानी न तो वो अमेरिकी मुद्रा में कोई आर्थिक सहायता ले सकते हैं किसी देश से, न दे सकते हैं, और ना तो सैनिक साजो सामान खरीद सकते हैं, ना कोई हथियार वगैरह की आपूर्ति कर सकते हैं। अब बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संबंध गहरे क्यों हैं? चूँकि बांग्लादेश अमेरिका का एक बहुत बड़ा खरीदार है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बढ़िया आदमी हैं, आप जानते ही हैं। वहाँ डिफेंस के क्षेत्र में अमेरिका ढेर सारे साजो सामान या उपकरण
बेचता रहता है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश और अमेरिका के संबंध पहले से मधुर हैं। इस बारे में गलतफहमी मत पालिएगा कि जो बाइडेन की सरकार के समय जो जो कुछ भी हुआ उसको डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब कुछ बदलाव उसमें लाना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ मामलों में अमेरिका में चाहे जो भी वहाँ का प्रेसिडेंट हो, इस बार तो वैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब पहले टर्म की तुलना में ज़्यादा मैच्योर दिखाई पड़ रहे हैं, इमोशनल कम डिसीजन ले रहे हैं। इसीलिए भारत में जो उछल कूद मचाया जा रहा था वो उतना गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, सिवाय इसके कि ताबू राणा का प्रत्यर्पण उन्होंने करा दिया है, जिसको लेकर के मोदी अपनी बाँछें खिला सकते हैं। लेकिन म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसका क्या क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, उत्तर पूर्वी राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर हम लोगों की नज़र रहेगी। आगे जैसा होगा वैसा विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।